Thank you so much, Chetan Bharat Learning, for your support. The faculty is they're really experienced, Chetan sir and all the other faculties. I had a very good experience with CBL team. The mock interview was very helpful. Thank you CBL. Thank you so much CBL. अच्छा experience है. Thank you. Come to CBL for your HCS preparation. They have helped me through prelims, mains and now interview. 21 मई को होने वाले हरियाणा HCS के प्रीलिम्स एग्जाम के लिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ अब हम कर सकते हैं वो है मैक्सिमम MCQ प्रैक्टिस। आपको अपनी नॉर्मल रिवीजन भी MCQ प्रैक्टिस के थ्रू ही करनी चाहिए। चेतन भारत लर्निंग में हम स्टूडेंट्स को डेली 3 पोर्शंस में MCQ प्रैक्टिस करवा रहे हैं। पहली करंट अफेयर्स, जिसमें हम डेली MCQs के थ्रू लास्ट 1 ईयर के करंट अफेयर्स कवर कर रहे हैं। दूसरा स्टैटिक जनरल स्टडीज़, जिसमें हम सभी सब्जेक्ट्स जैसे कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, पॉलिटी, एनवायरनमेंट, साइंस एंड टेक, आर्ट एंड कल्चर, हरियाणा जीके, ये सारे सब्जेक्ट्स को MCQs के थ्रू कवर कर रहे हैं। और तीसरा डेली CSET MCQ प्रैक्टिस। थ्रू दिस डेली MCQ प्रैक्टिस हम स्टूडेंट्स को मोर देन 6000 MCQ प्रैक्टिस करवा रहे हैं, which should ensure their best result in Haryana HCS prelims exam. This video is part of that initiative only, which is going on in both Hindi medium as well as in English medium. To watch the complete video, enroll now by calling on the number given below or visiting our website www.chetanbharat.com. The link is given in the description as well as in the pinned comment. Hello everyone, welcome to Chetan Bharat Learning and welcome to our MCQ Sprint Series. हम लोगों ने मार्च मंथ शुरू किया हुआ है। कल हम लोगों ने पार्ट 1 किया था। आज हम शुरू करेंगे पार्ट 2 ऑफ मार्च 2023। जितने भी इंपॉर्टेंट MCQs होंगे उनको हम कवर करेंगे, चाहे आसपास की जो भी नॉलेज होगी क्वेश्चंस के अराउंड वो भी हम देखेंगे कि क्वेश्चन अगर ऐसा नहीं आएगा तो फिर कैसा आएगा। तो वो सारी चर्चाएं भी हम लोग साथ साथ में करते रहेंगे। चलिए शुरू करते हैं विद आवर फर्स्ट MCQ। Which of the following parameters are considered for the India Justice Report 2022? जनरली है क्या कि कोई भी जब रिपोर्ट रिलीज की जाती है तब आपको पता हो कि पहली बात तो ये रिलीज किसके द्वारा की गई है। इसकी बेसिक जो पैरामीटर्स हैं कि किसी भी जगह को इसने अगर मेजर करना है कि ये सही है गलत है तो पैरामीटर्स कौन से होंगे। अगर पूरे कंट्री वाइज है तो कंट्री का रैंक कितना है, अगर स्टेट वाइज है तो स्टेट में कौन सा जो है स्टेट सबसे टॉप पर है, वो सब चीज़ें पता होनी चाहिए हमें। अगर आप इस रिपोर्ट की बात करोगे, इंडिया जस्टिस रिपोर्ट, ये वो रिपोर्ट है जो ये बताती है कि पूरे इंडिया में कौन सा ऐसा स्टेट है जहाँ पर जस्टिस काफ़ी अच्छे से मिलता है। उसमें सब चीज़ें आ जाती हैं। पहली बात तो जगह पर क्राइम ही कम हो, क्राइम कम होगा तो वैसे जस्टिस हर लोगों को मिला हुआ है। क्राइम अगर हो गया है तो जो पुलिस का रोल है वो सही ढंग से निभाया जाए, जो दोषी है वो भाग ना जाए जेल से या फिर उसको ऐसे हम लोग छोड़ ना दें कि कौन ही पूछता है, वो सब ना हो। जब पुलिस ने उसको पकड़ लिया है, जब वो कोर्ट में जा रहे हैं तो जज भी जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा डिले नहीं कर रहे हैं अपना फैसला सुनाने के लिए, और फैसला अगर सुना भी रहे हैं तो बहुत सारे तथ्यों को मतलब सही ढंग से मानते हुए अपना फैसला सुना रहे हैं। तो ये पेंडेंसी ना हो, आपके जो प्रिजन्स हैं उनमें जो फैसिलिटीज़ हैं ठीक ठाक हों, और साथ में जो एक जस्टिस जल्दी देने वाली प्रक्रिया है वो भी कहीं ना कहीं इंश्योर करनी पड़ेगी, तभी पूरे इंडिया में सभी लोगों को हम दे पाएंगे न्याय। तो वही एक रिपोर्ट है जो बताती है कि डिफरेंट स्टेट्स में कौन सबसे टॉप पर है। तो फर्स्ट ऑप्शन देख लेते हैं क्या है। इट इज़ रिलीज्ड बाय वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। देखिए जनरली ना हम लोग WEF हर जगह पढ़ते हैं, बट इसका मतलब ये नहीं है कि हर जगह यही ही आएगा। आपने याद कैसे करना है कि जस्टिस जो है वो टिका होता है ट्रस्ट के ऊपर, इसीलिए जो रिपोर्ट है ये रिलीज की जाती है बाय टाटा ट्रस्ट। इट इज़ एन इनिशिएटिव ऑफ टाटा ट्रस्ट, याद रखेंगे इसे हम। रिलीज इसने किया है। सेकेंड, कर्नाटका अचीव द टॉप रैंक इन लार्ज स्टेट्स कैटेगरी। देखिए जो स्टेट्स में पॉपुलेशन ज़्यादा है और जो स्टेट्स में पॉपुलेशन कम है उन दोनों को ही हम लोग अलग अलग जगहों पर अलग अलग तरीके से मेजर करते हैं कि आप ज़्यादा लोगों को अगर गवर्न करते हैं तो जस्टिस में भी थोड़ा सा डिलेड, लेकिन जब पॉपुलेशन कम है, पुलिस का रोल भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, तो उनके लिए कैटेगरी अलग होगी। इसलिए पूरे स्टेट्स को हम लोगों ने लार्ज स्टेट्स और स्मॉलर स्टेट्स की कैटेगरी में किया है डिवाइड। और अगर आप लार्ज स्टेट्स की बात करोगे तो यस, जो कर्नाटका है इट हैज़ रिमेन्ड एट नंबर 1। ये तो पता लग गया मैं नंबर 1 कौन है। सबसे लास्ट में जो टोटल आपके 18 स्टेट्स हैं लार्ज स्टेट्स वाली कैटेगरी में 18 में 18th रैंक है यूपी का। ठीक है, तो एरिया वाइज पॉपुलेशन वाइज जो है ये एरिया पूरा का पूरा हम लोगों ने 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया हुआ है।
तो फर्स्ट ऑप्शन इज रॉन्ग, सेकंड सही है हमारा। पूछा गया है आप लोगों से करेक्ट, तो जब ये सारी चीजें हैं तो ऑप्शन क्या होगा आपका बी, 2 ओनली इज द आंसर। कौन इनिशिएटिव लेकर आ रहा है जस्टिस रिपोर्ट जैसा, उसका मतलब क्या है, और कौन सा स्टेट टॉप पर है, कौन सा स्टेट लोअर रैंक पर है, ये हल्का सा आइडिया आपने को होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट हम बात करेंगे, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग वैकोम सत्याग्रह। देखिए सत्याग्रह का बेसिकली मतलब होता है जहां पर आप किसी भी तरीके की हिंसा का प्रयोग नहीं करते, आप अपनी बातों को रखते हैं बट थोड़ा सा अहिंसक तरीकों से, जिससे कि चीजें आप डिस्कस करते हैं, ना कि बस आपने प्रोटेस्ट करना है। ये सत्याग्रह का सत्याग्रह है जिसका हम लोग अभी न्यूज़ देख रहे हैं, तो इसको हो गए हैं टोटल 100 साल। इसकी हम 100वीं जो एनिवर्सरी है वो मना रहे हैं इस टाइम। इसका मतलब ये 1924 में किया गया था। वैकोम सत्याग्रह का सत्याग्रह था जिसमें सबसे बड़ी जो बात है वो यही है कि जितनी भी साउथ इंडिया में, खास करके केरला और तमिलनाडु वाले एरिया में जो कास्ट रिडन आप कह लो कि डिस्क्रिमिनेशन था, उसको खत्म करने के लिए सत्याग्रह चलाया गया था बाय डिफरेंट वेरियस लीडर्स। था क्या उस टाइम पर कि बहुत सारे एरियाज में टेम्पल्स बने हुए थे। टेम्पल्स को जो भी रोड लगती थी, पहली बात तो जो टेम्पल्स हैं वहां पर ही लोअर कास्ट का जाना मना था, और साथ में वो रोड्स जो कि अल्टीमेट टेम्पल में आकर मिलती हैं, उन रोड्स के ऊपर भी उनका चलना मना था, सो दैट कि वो जो अपर कास्ट है पोल्यूट ना हो जाए। जो कास्ट सिस्टम है आपका प्योरली बेस्ड है ऑन दी कंसेप्ट ऑफ प्योरिटी एंड पोल्यूशन। तो इसको तोड़ने के लिए बहुत सारे लीडर्स ने एक प्रोटेस्ट शुरू किया, जिसमें सबसे खास बात यही थी कि अहिंसा शामिल थी उसमें। 24 की बातें हैं तो ऑप्शन देख लेते हैं। फर्स्ट नंबर, इट वॉज स्टार्टेड इन 1924 बाय द लीडर के कैलापन। देखिए लीडर्स बहुत सारे थे इसमें, नो डाउट। गांधी जी भी वन ऑफ द लीडर्स के रूप में भरकर सामने आए, लेकिन जो शुरुआत है, जो इनिशिएशन है, दैट वाज डन बाय के कैलापन। तो ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट। सेकंड, इट वाज अ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन अपर कास्ट एंड लोअर कास्ट फॉर एंट्री इन टेम्पल्स। कि बहुत सारे सालों से इन लोगों को अपने जो राइट्स हैं वो नहीं दिए जा रहे थे, कि ये ह्यूमन राइट्स ही हैं कि टेम्पल्स में एंट्री वो भी कर सके, टेम्पल्स को जो रोड्स लगती हैं उनमें भी चलना उनका ऐसे दूभर ना हो, है ना। तो ये जो एक प्योरिटी एंड पोल्यूशन का कंसेप्ट है जो बहुत ही ट्रेडिशनल माइंडसेट को दर्शाता है, उसको ठीक करने के लिए, सभी लोगों को एक इक्वालिटी देने के लिए, कि बहुत सारे जो लोग हैं उनको आप सिर्फ इसलिए नहीं मतलब ऐसे डिस्क्रिमिनेट कर सकते कि दे बिलोंग टू लोअर कास्ट, ये रूल्स हमने ही बनाए, हम ही तोड़ देंगे इन्हें, है ना। तो वो सारी जो चीजें हैं वो लेकर आई गई थी इन दिस सत्याग्रह। तो दोनों ऑप्शन आपके सही हैं। आंसर पूछा है आपसे करेक्ट, तो ऑप्शन सी वुड बी द आंसर। बट अब क्वेश्चन ये है कि क्या 1924 में जब उन्होंने सत्याग्रह का शुरुआत करी तो क्या सक्सेसफुल ये हुए? तो आंसर इज यस, ये हुए सक्सेसफुल, लेकिन थोड़े सालों बाद, अंत में आते आते 1925 में विड्रॉ तो कर लिया गया था सत्याग्रह की, बहुत पूरा 1 साल हो गया है चलते हुए, अब बहुत ज़्यादा हम प्रोटेस्ट नहीं कर रहे हैं, लेकिन अपनी बात हम लोगों ने रख दी है। गांधी जी भी आए थे इस पूरे एरिया में पार्टिसिपेट करने के लिए, काफ़ी लीडर से वो मिले भी, जिससे कि अल्टीमेटली निष्कर्ष निकला कि हम आपकी मांगों को मान लेंगे। लेकिन मांगे मानते थोड़ा सा टाइम लग गया, और 1936 में जाकर ये जो बैन था कि जो लोअर कास्ट है वो टेम्पल्स में एंट्री नहीं करेंगे, उसको ख़त्म कर दिया गया। तो भले ही लेट 12 साल बाद, लेकिन कम से कम ये जो पूरी प्रथा थी वो टूटी तो सही, है ना। तो इसीलिए के कैलापन का आप नाम ध्यान रखेंगे। एरिया है आपको केरला और तमिलनाडु। वैकोम इसका सत्याग्रह का नाम है, 24 में शुरू किया गया था, और इसके क्या बेसिक स्पेसिफिकेशंस है ये हम लोगों ने देख लिया। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग नेशनल मैरीटाइम डे 2022। देखो मैरीटाइम डे बेसिकली क्या है कि जैसे हम लोग लैंड पर रोड्स, रेलवेज और ये सब हम लोगों ने क्रिएट कर लिए हैं फॉर द ट्रेड पर्पसेस, फॉर द कम्युनिकेशन पर्पसेस, ऐसे ही आपने जो पानी वाला एरिया है वहाँ पर भी ट्रेड को, कम्युनिकेशंस को स्ट्रॉन्ग करने के लिए डिफरेंट वेसल्स बनाने हैं, सो दैट हम लोग बहुत सारे सामान को एक ही बार दूसरे देशों में, दूसरे स्टेट्स में पहुंचा सके थ्रू वाटर, है ना। तो उसको ही मनाने के लिए, उसको ही आगे और एनकरेज करने के लिए, प्रमोट करने के लिए वी हैव सेलिब्रेटेड नेशनल मैरीटाइम डे। ऑप्शन नंबर 1 क्या कहता है? इट इज ऑब्जर्व्ड ऑन 5th April एवरी ईयर।
कि हर साल 5 अप्रैल को हम ये डे मनाते हैं। आपने जो भी डे याद रखने हैं, मैं बार बार कह रही हूँ, किसी की बर्थ डेट से, किसी की एनिवर्सरी से, किसी के ब्रेकअप डे से, किसी भी तरीके से आप याद करो, बट आपको थोड़ा स्टोरी वाइज फॉर्म में याद करना पड़ेगा ये, क्योंकि आप भूल जाएंगे कि मैरीटाइम डे क्या है आपकी लाइफ में, कुछ भी नहीं है। लेकिन अगर आप इसको जोड़ लोगे 5 अप्रैल से, कुछ आपके साथ हुआ होगा, कोई घटना घटी होगी, एनीथिंग, उसको आपने रिलेट करना है, तभी आपको ये आगे लॉन्ग टर्म के लिए याद रहेगा। ठीक है, तो निमोनिक्स जो है, जो सारी कहानियां हैं, वो आपने बनानी है डिपेंडिंग अपॉन योर पर्सनल लाइफ। ठीक है, तो ऑप्शन 1 इज करेक्ट। मैं बता रही हूँ कि आपने इसको लिंक करना है। एंड द थीम सेकंड ऑप्शन में जो दी हुई है, प्रोपेलिंग इंडियन मैरीटाइम टू नेट जीरो, कि ठीक है हम लोगों ने सारे ट्रेड करने के लिए शिप्स भी बना ली, हमने ट्रेड शुरू भी कर दिया, लेकिन क्या फायदा अगर वो ट्रेड बहुत सारे कार्बन को, बहुत सारे CO2 को एमिट कर रहा है, तो उससे तो एनवायरनमेंट और पोल्यूशन हो रहा है उसमें। तो इसीलिए आपने कोशिश ये करनी है कि आगे आने वाले टाइम में जो कार्बन एमिशन है उसको भी आप लोग कम कर दें, और सो दैट इंडियन मैरीटाइम जो पूरा का पूरा एरिया है ये थोड़ा सा मतलब नेट कार्बन फ्री हो जाए, है ना। तो अल्टीमेटली में करना क्या है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, व्हेन वी हैव टू टेक केयर ऑफ इकोनॉमी प्लस एनवायरनमेंट एज वेल। तो उसको ही हम अगर आगे लेकर चलेंगे तो हम थोड़ा सा ठीक रह जाएंगे। पूछा गया है आप लोगों से, करेक्ट, तो दोनों ही सही हैं। तो ऑप्शन क्या है आपका, C, बोथ 1 and 2। ठीक है, लेकिन हम क्वेश्चन अब ये है कि हम लोग 5 अप्रैल को ही ये जो डे है मनाते क्यों हैं? क्योंकि इस दिन पहली बार जो इंडिया का वेसल था SS लॉयल्टी, जो हमारा इंडियन फर्स्ट कमर्शियल वेसल था, उसने चलना शुरू किया था फ्रॉम मुंबई टू लंदन। ये इंपॉर्टेंट है कि पहली बार हम लोगों के द्वारा बनाया गया जो वेसल है वो अल्टीमेटली किसी और देश में पहुंच रहा था। 1919 की ये बात है, आप ये ध्यान रखेंगे हल्का सा, इसका नाम भी इंपॉर्टेंट है, थीम इंपॉर्टेंट है, डेट इंपॉर्टेंट है, और हम इसी डेट को ही क्यों मनाते हैं ये इंपॉर्टेंट है। बाकी इसकी सिग्निफिकेंस क्या है, थीम क्या है, और इसके रिगार्डिंग जो नॉलेज है वो आपको हल्की सी मैंने बता दी, याद करने के पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे, मैच दी फॉलोइंग GI टैग रिसीव्ड प्रोडक्ट्स विद स्टेट्स। अभी बहुत एक लहर सी चली जिसमें बहुत सारे प्रोडक्ट्स को हम लोगों ने GI टैग दिया है। GI टैग क्या होता है हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, जोग्राफिकल इंडिकेशन टैग, कि अगर दार्जिलिंग की चाय फेमस है तो आप कहीं पर भी उस चाय को अगर लेकर जा रहे हैं तो आप दार्जिलिंग की चाय बोलकर ही बेचोगे। आप ये नहीं बोलोगे कि मेवात की चाय है लेकर आप वहां से आ गए, बेच आपने मेवात की चाय से दिया, ऐसा नहीं होगा। उस जगह की जो ज्योग्राफी है उसको इंडिकेट आपने करना है ताकि जो लोग हैं दार्जिलिंग की चाय को पहचान सके। कुछ अच्छा होगा तभी तो उसको GI टैग मिला है। कांजीवरम की साड़ियां हैं, जो कांजीवरम एरिया है वहां पर कोई जो स्किल्ड पर्सन है वो ऐसे बैठते हैं जो उसको बनाते हैं पूरे तरीके से। आप वहां से पूरी साड़ियां ले आओ, पूरा यूपी में आप बेच दो ये बोल के कि ये XYZ कंपनी की साड़ियां हैं, तो ऐसा नहीं होगा। कांजीवरम की साड़ियां अगर हैं तो कांजीवरम साड़ियां को ही बोलकर आपको उसे बेचना पड़ेगा। ठीक है, तो ये होता है ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग, जो किसी भी प्रोडक्ट को, चाहे वो एग्रीकल्चरल है चाहे वो मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट है, कि आपने या तो उगाया है या फिर आपने बनाया है इंडस्ट्री में, उसको मिलेगा फॉर 10 ईयर्स। 10 साल के बाद आपको उसको रिन्यू करवाना पड़ेगा। अगर आप रिन्यू करवाते हैं स्टेट टू स्टेट तो रिन्यू हो जाएगा। अगर लगता है हमारे मिनिस्ट्री को कि ये करना चाहिए तो वो कर देंगे, अदरवाइज फर्स्ट इंस्टेंस में ओनली 10 ईयर्स के लिए आपको ये GI टैग मिलता है। अब पूछा आप लोगों से ये है कि ये जो GI टैग रिसीव्ड प्रोडक्ट्स हैं उनको आपने मैच करना है विद देयर स्टेट्स और यूटीज। ऑप्शन 1 वुड कार्विंग, लद्दाख। आपने देखे होंगे वो वुड में ना बहुत सारे ऐसे चित्र से बनाए होते हैं, मतलब ऐसे कार्व कर करके कि वुड का पूरा प्रॉपर एरिया है वो ऐसे 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 करके पूरा डिजाइन बना रखा होता है, इसको हम वुड कार्विंग कहते हैं। होती ना, आपने देखी होंगी लोहे वाली ग्रिल्स भी देखी होंगी, ऐसे ही लकड़ी वाली भी आती हैं। तो ये जो कार्विंग है जिसमें आप कुछ भी, तो डिजाइन मैंने एक बना के दिखाया है, मेरे को इतनी ड्राइंग आती है, लेकिन इसमें कोई भी एनिमल, कोई भी ह्यूमन की पेंटिंग वगैरह, मतलब जो भी वो प्रोडक्ट वगैरह जो है तो वो सब भी आप बना सकते हैं। तो वैसी वैसी कार्विंग्स देखने को मिलती है लद्दाख वाले एरिया में। अगर आप जाओ लद्दाख वाले एरिया में तो बहुत सारी जगहें ऐसी हैं जहाँ पर आपको ये वुड्स मिलेंगी जो बिल्कुल कार्व्ड वुड्स हैं, और एक एक बिल्कुल बारीकी से कार्व की हुई है। वो बहुत सारे दोस्त आपके गए होंगे लेह लद्दाख वाली साइड तो आपके लिए लेकर भी आए होंगे, वो नहीं लेकर आए हैं तो वो दोस्त नहीं है आपके। अगर वहां जा रहे हैं और ये लेकर नहीं आए हैं तो फिर थोड़ा सा आपको सोचने की जरूरत है। तो ये एक ऐसे प्रोडक्ट है जो कि काफी ज्यादा
मतलब माना जाता है, और लद्दाख में ही ये मिलता है। सेकेंड, आदम चीनी राइस उत्तर प्रदेश में अ काइंड ऑफ राइस है जो कि काफ़ी ज़्यादा न्यूट्रिएंट वाइज रिच है। काफ़ी लोगों की जो हेल्थ है बेनिफिट इनको किया जाता है, हेल्थ को काफ़ी लोगों की इसने अच्छा भी किया है, उत्तर प्रदेश में ही है। कंबम ग्रेप्स तमिलनाडु, आपने देखे होंगे जैसे हमारे यहाँ हरे अंगूर और काले अंगूर आते हैं, थोड़े से जैसे मरून टाइप से अंगूर भी देखने को मिलते तमिलनाडु वाले एरिया के साइड। वो वाले जो ग्रेप्स हैं वो काफ़ी फेमस हैं, बहुत न्यूट्रिशियस हैं, वो भी तमिलनाडु में ही वो उगाए जाते हैं। तो तमिलनाडु वाले एरिया में ही ये इनको जीआई टैग दिया गया है। और इसके अलावा जैसे बनारसी पान है, बनारसी पान को भी रिसेंटली ही जीआई टैग दिया गया, वो भी कहाँ से है, यूपी से है ना। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनको अभी जीआई टैग मिला है। थोड़ा सा ध्यान रखना, तीनों ही इसमें बातें सही हैं। पूछा क्या आप लोगों से करेक्ट, तो आंसर होगा आपका डी, ऑल ऑफ दी अबव। ठीक है, तो थोड़ा सा जो भी जीआई टैग मिलता रहे, जो भी न्यूज़ में एक साल में पिछले साल में रहे, सिर्फ वही ही याद करने हैं। ऐसे अब आप हर अगर स्टेट्स के याद करने बैठोगे तो फिर वो बहुत सारे हैं। तो जो आपको करंट अफेयर्स में करवाए हैं वो सफिशिएंट है, उनको ही बार बार एक बार रिवाइज कर लेना। चलिए, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग 3D प्रिंटेड क्रायोजेनिक इंजन धवन 2। देखिए, हम लोगों ने पहले एक तो डिस्कस किया था कि इसरो जो है वो काफ़ी ज़्यादा अग्रेसिवली काम करती है इन द इंडस्ट्रीज ऑफ स्पेस प्रोडक्ट्स। कोई व्हीकल बनाना है, कोई सैटेलाइट बनानी है, उन सब में इसरो का पूरा एक बड़ा योगदान है, और वो एक गवर्नमेंट के द्वारा रेगुलेटेड एजेंसी है। अगर धीरे धीरे जो प्राइवेट कंपनीज हैं वो भी स्पेस सेक्टर में आना शुरू होती हैं, तो वो अब आ चुकी हैं। वो अपनी तरफ से लॉन्च व्हीकल्स भी बना रही हैं, वो अपनी तरफ से सैटेलाइट्स भी बना रही हैं, और वो अपनी तरफ से जो इंजन्स हैं वो भी बना रही हैं, वो भी बहुत ज़्यादा अमाउंट के विद एफिशिएंसी के साथ। ऐसी ही कंपनीज का नाम है स्काई रूट एरोस्पेस, जो बहुत फेमस हुई है कि मतलब क्रायोजेनिक इंजन भी इन लोगों ने ही बना दिया है, और साथ में एक ऐसा लॉन्च व्हीकल जो कि एक ही स्टेज में सॉलिड प्लस लिक्विड दोनों फ्यूल्स को यूज कर सकता है। हमने किया था ये विक्रम एस जो सीरीज है आपकी, उसमें वो इंजन है जिसमें फ्यूल आप सॉलिड भी यूज कर सकते हो, लिक्विड भी यूज कर सकते हो साइमल्टेनियसली। अदरवाइज होता क्या है, वन स्टेज इज कंपोज ऑफ सॉलिड फ्यूल, अनदर इज विद लिक्विड फ्यूल, अनदर इज विद सॉलिड। तो एक ही स्टेज पर एक ही फ्यूल यूज कर सकते थे आप, बट इन्होंने एक नया तरीका निकाल दिया कि एक ही स्टेज में दो फ्यूल आप यूज कर सकते हैं, दो तरीके के फ्यूल आप यूज कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर 1, इट इज प्रिपेयर्ड बाय इंडियन प्राइवेट स्पेस व्हीकल कंपनी स्काई रूट एरोस्पेस। सबसे पहली बात तो व्हाट डू वी मीन बाय क्रायोजेनिक इंजन, हमने पहले भी डिस्कस किया है। क्रायो का मतलब होता है ठंडा, आइस। वो एरियाज जो कि बहुत ठंडे हैं, जैसे माउंटेन्स के टॉप हो गया, अंटार्कटिका हो गया, आर्कटिक एरिया हो गया, उन्हें हम कहते हैं दीज आर दी पार्ट ऑफ क्रायोस्फीयर। वैसे अगर क्रायोजेनिक इंजन की बात करोगे तो उसमें क्या होगा, ये एक ऐसा इंजन है जिसमें जो फ्यूल होगा दैट विल बी एट अ वेरी 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 लो टेम्परेचर। तो जैसे हम गैस की बात करते हैं, जैसे अगर आप गैस का टेम्परेचर कम कर दो, इट विल बिकम लिक्विड, लिक्विफाई हो जाएगी, और अगर ये लिक्विफाई होगी तो हम इसको इजीली स्टोर भी कर पाएंगे। जैसे जैसे हम इसको टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे वैसे वैसे क्या होगा, दिस लिक्विड विल कन्वर्ट इनटू गैस, और गैस जब फैलती है तो उसको जगह चाहिए होती है फैलने के लिए, और जब इस वेसल में जगह नहीं मिलेगी बाहर निकलने के लिए तो अल्टीमेटली वो क्या करेगी, एग्जॉस्ट की फॉर्म में नीचे की तरफ निकलेगी। तो जितनी वो नीचे की तरफ निकलेगी उतना ही जो रॉकेट है वो ऊपर की तरफ भी जाएगा, बिकॉज न्यूटन का थर्ड लॉ, एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। एक्शन हुआ है, गैस बाहर निकली है, रिएक्शन हुआ है, रॉकेट ऊपर की तरफ गया है। तो ये फंडामेंटल्स हैं ऑफ क्रायोजेनिक इंजन। तो ये बात सही है कि हाँ, इसको स्काई रूट एरोस्पेस कंपनी ने ही बनाया है, जिसने पहले विक्रम वो बनाया था, लॉन्च व्हीकल बनाया था, विच वॉज आप कह लो कि हाइब्रिड रॉकेट था वो विक्रम। सेकेंड, इट विल यूज लिक्विफाइड नेचुरल गैस एंड लिक्विड ऑक्सीजन एज प्रोपेलेंट्स। आप इसमें लिक्विड ऑक्सीजन गैस, लिक्विड नाइट्रोजन, लिक्विड हाइड्रोजन, लिक्विड अमोनिया मीथेन, ये सब आप यूज कर सकते हैं इसमें। तो इस वाले में आपने स्पेशली क्या यूज किया है, लिक्विड नेचुरल गैस विच इज अराउंड 90% मीथेन गैस। और हमें पता है कि जो मीथेन गैस है वो फ्लेमेबल गैस है, उसमें इजीली आग लग जाती है।
तो इसीलिए इसको इसमें यूज़ किया जाएगा। और जो कंबशन है, जो पूरा का पूरा ज्वलनता है, वो आती है व्हेन देयर इज एन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन को लेकर आने के लिए वी आर यूजिंग लिक्विड ऑक्सीजन एज ऑक्सीडाइजर। ठीक है, तो ये बात भी आपकी सही है, दोनों ही बातें सही हैं। पूछा क्या है आप लोगों से करेक्ट, तो आंसर होगा आपका सी, बोथ 1 and 2। 3D प्रिंटेड है। 3D प्रिंटेड आजकल वो पूरे प्रिंटर्स आते हैं जिसमें अगर आप जो भी आपने बनाना है उसको वो लेयर बाय लेयर बाय लेयर बाय लेयर बाय लेयर ऐसे बनाता रहता है और अल्टीमेटली आपको वो इंजन जो है वो बना के दे देता है। बट उससे पहले यस, आपको पहले ब्लूप्रिंट तैयार करना होता है, उसको जिस चीज़ से आपको बनाना है वो तैयार करना होता है। तो वो प्लास्टिक और पॉलिएस्टर्स के जो मटेरियल है वो आप उसको इजीली यहाँ से बना सकते हैं बाय 3D प्रिंटिंग। ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान रखेंगे कि 3D प्रिंटेड है ये, आपका स्काईरूट एरोस्पेस कंपनी ने बनाया है, नाम है धवन 2। जो हाइब्रिड रॉकेट था वो क्या था आपका, विक्रम एस। विक्रम एस था, फिर विक्रम एस के बाद ना विक्रम 1 है, विक्रम 2 है, विक्रम 2 एडवांस्ड है। दिस इज द सीरीज ऑफ दैट लॉन्च व्हीकल। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे, पत्तानम साइट बिलोंग्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स, केरला, तमिलनाडु, आंध्रा या फिर नन ऑफ द अबव। जैसे हम लोगों ने एक बार क्वेश्चन किया था किलाडी फाइंडिंग्स के बारे में कि किलाडी जगह है जहां पर काफी सारे जो पुरानी चीजें हैं वो मिली हैं, वैसे ही खुदाई करते टाइम केरला वाले साइड में की जगह है पत्तानम साइट, वो भी मिली है। जैसे हमें हड़प्पा वाले एरियाज में चीजें मिली ना, वैसे यहाँ पर भी मिली है, जो ये दर्शाता है कि ये जो साइट मिली है दैट बिलोंग्स टू 5th सेंचुरी BC टू 5th सेंचुरी AD। यहाँ पर बहुत सारे आप कह लो कि टेम्पल्स या फिर ऐसे एविडेंस नहीं मिले हैं जो ये बताते हैं कि यहाँ पर जो लोग हैं वो रिलीजन को फॉलो करते होंगे। तो देर आर लेस एविडेंस, देर आर नो एविडेंस ऑफ प्रेजेंस ऑफ एनी इंस्टीट्यूशनलाइज्ड रिलीजन। इंस्टीट्यूशनलाइज का मतलब होता है विच हैज़ प्रॉपर रूल्स, प्रॉपर रेगुलेशंस, कि मंदिर होते हैं, मंदिरों में जाना होता है, पूजा पाठ कैसे करनी होती है, तो समथिंग काइंड ऑफ पैटर्नाइज्ड, मतलब पैटर्न्ड है वो काफ़ी ज़्यादा। वैसे एविडेंस नहीं मिले, और जब एविडेंस नहीं मिले गॉड या गॉडेसेस वगैरह के, तो ये माना जाता है कि सोसाइटी जो थी इस टाइम पर काफ़ी ज़्यादा सेकुलर फॉर्म में एग्जिस्ट करती थी। तो ये अभी तक के लिए मिले हैं, दिस इज ओनली 1% ऑफ द फाइंडिंग। उसी के आधार पर हम अज्यूम कर रहे हैं। जैसे धीरे धीरे चीज़ें आगे बढ़ती जाएंगी, जैसे जैसे और फाइंडिंग्स आती जाएंगी, वैसे हम पता लगाते रहेंगे कि एक्चुअल में जो चीज़ें पहले हम लोगों ने सोची थी, अज्यूम करी थी, क्या वो सही भी हैं या गलत है। ठीक है, तो आंसर इसका ये है कि केरला में इसको मतलब पाया गया है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग नेटो, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। न्यूज़ में है क्योंकि स्वीडन और दोनों ने, फिनलैंड ने इनको ज्वाइन करने की बात की थी कि हम नेटो में आना चाहते हैं। नेटो एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन था जो कि बना था आफ्टर वर्ल्ड वॉर 2, क्योंकि इस टाइम के बाद वर्ल्ड वॉज डिवाइडेड इनटू 2 पोल्स, वन वॉज USA और अनदर वॉज USSR। इट वॉज द कैपिटलिस्ट आइडियोलॉजी एंड इट वॉज द कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी। कैपिटलिस्ट होता है जहाँ पर डिमांड सप्लाई के हिसाब से आप अपने हिसाब से इंडस्ट्रीज लगा सकते हैं। हम आपको नहीं बताएंगे, हम सरकार हैं, कि आपको क्या उगाना है, क्या नहीं उगाना है, कितना उगाना है, क्या इंडस्ट्रीज में बनाना है, कितना नहीं बनाना है, वो हम नहीं बताएंगे आपको। दैट विल बी डिपेंडेंट अपॉन डिमांड एंड सप्लाई का कंसेप्ट। कम्युनिस्ट में ऐसा होता है कि सरकार की जिम्मेदारी होती है हर एक पर्सन को सही तरीके से जीवित रखना, तो उसके लिए प्रॉपर रूल्स, प्रॉपर रेगुलेशंस, प्रॉपर डिमांड सप्लाई जो है वो सब कुछ स्टेट ही करता है रेगुलेट। तो ये आइडियोलॉजी बेसिकली अलग कंट्रीज की कि हम कम्युनिस्ट हैं या आप कैपिटलिस्ट हैं, या फिर ऐसा हो सकता है कि नो कंट्री इज फुली कैपिटलिस्ट और फुली कम्युनिस्ट। देर आर सम वेरिएशंस कि 80% जो है आप कम्युनिस्ट हैं, 20% कैपिटलिस्ट हैं, वैसे वर्सा। तो हम मेजॉरिटी ऑफ द रूल्स की बात करते हैं, तो तब हम बोलते हैं कि कम्युनिस्ट हैं आप या फिर आप कैपिटलिस्ट हैं। तो अब अगर USSR की नहीं बनती है आपस में, तो अगर USSR ने किसी ऐसी कंट्री XYZ पर हमला कर दिया कि आपको कम्युनिज्म ही अडॉप्ट करना पड़ेगा और USA के आप ब्लॉक में नहीं रह सकते, तो उन्होंने अगर अटैक इनके ऊपर किया, तो ये जो अटैक है वो अटैक USA के ऊपर माना जाएगा और USA अपनी फोर्सेस भेजेगा इसको बचाने के लिए। क्यों? क्योंकि ये जो कंट्री है दैट इज द मेंबर ऑफ नेटो।
तो नेटो को बनाने का सबसे जो मेजर मकसद था वो ये था, कलेक्टिव डिफेंस। कलेक्टिव डिफेंस का मतलब होता है आप पर अटैक, मुझ पर अटैक है, और आपको अगर कोई तंग कर रहा है तो मतलब मुझे तंग कर रहा है, ठीक है। तो इसका बनाने का बेसिक मकसद ही ये था। ऐसे ही यूएसए ने ये बनाया। स्टार्टिंग में 12 कंट्री थी जिन्होंने मिलकर ये ऑर्गेनाइजेशन बनाई कि अगर कोई भी किसी एक कंट्री पर अटैक करेगा तो वो सबके ऊपर अटैक माना जाएगा। इसी के बदले में यूएसएसआर ने शुरू किया था अपने यहाँ पर वॉर्सो पैक्ट। सेम वॉर्सो पैक्ट था, जो कि नेटो का आप कह लो कि आप एक जवाब देने के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई थी कि हम भी सेम तरीके से काम करें जैसे आप काम कर रहे हैं। तो अब नेटो जो है बन गई 1949 में बन गई। इसका हेडक्वार्टर ब्रसेल में है। ऑप्शन सेकंड आपका सही है। न्यूज़ में इसलिए है ये क्योंकि फिनलैंड जो कि बहुत टाइम से कोशिश कर रहा था कि इसका मेंबर बन जाए, अब उसका मेंबर वो बन चुका है एंड इट हैज़ बिकम द 31st मेंबर ऑफ नेटो। तो ऑप्शन नंबर 1 इज रॉन्ग, सेकंड इज करेक्ट। पूछा आप लोगों से क्या है करेक्ट, तो ऑप्शन बी 2 ओनली। ये ध्यान रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट है। और अगर आप इसमें देखो कि क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज आर द पार्ट ऑफ नेटो। तो 12 जो कंट्रीज हैं उनको तो आपको याद रखना ही रखना है, क्योंकि स्टार्टिंग में ही थे ये। तो यूके हो गया, नॉर्वे हो गया, यूएसए हो गया, आपका डेनमार्क, फ्रांस, आइसलैंड, जर्मनी वाला एरिया है ना। तो वो सारी जो चीज़ें हैं वो पहले से ही थी। बाद में और कंट्रीज ऐड हुई हैं, जैसे ग्रीस हो गया, टर्की हो गया, स्पेन, पोलैंड, स्लोवेकिया। ध्यान रखने वाली बात ये है इसमें एस्टोनिया, लाटविया, लिथुआनिया जो वाले एरियाज हैं थोड़ा सा रशिया से लगते हुए एरियाज हैं ये। तो इन्होंने बाद में ज्वाइन किया था क्योंकि इनको ये डर था कि आगे आने वाले टाइम में कहीं इनको दोबारा से यूएसएसआर जो है वो अपने अंदर ना मिला ले। 2004 की ये बात है, बिकॉज 1991 में ये अलग हो गए थे सभी यूएसएसआर से। रशिया अलग बन गया था, बाकी सभी कंट्रीज अलग अलग बन गए। तो अब इनको ये है कि अगर बाय चांस यूएसएसआर ने दोबारा हमें मतलब ऐसा एक्वायर कर लिया तो फिर हम क्या करेंगे। तो दे हैव जॉइंड नेटो। तो ये कंट्रीज हैं जो कुछ आपको पता हो। एग्जाम में क्वेश्चन अगर आता भी है कि विच ऑफ द फॉलोइंग हैज बिकम लेटेस्ट और द मेंबर ऑफ नेटो, तो पता हो हमें कि हाँ सुनी सुनी सी लग रही है। ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। स्वीडन जो है वो नहीं है इसका मेंबर, ये चाहता है बनना बट अभी तक बना नहीं है। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे। कोप इंडिया एक्सरसाइज इज कंडक्टेड बिटवीन विच ऑफ द फॉलोइंग 2 कंट्रीज, इंडिया यूएसए, इंडिया यूके, इंडिया जापान, या फिर नन ऑफ द अबव। कोप इंडिया हो जाए चाहे टाइगर ट्रायम्फ हो जाए, आपको ऑप्शंस दे रही हूँ मैं, मतलब हिंट दे रही हूँ मैं आपको। ये टाइगर ट्रायम्फ हो, वज्र प्रहार हो, कोप इंडिया हो, ये सब किसकी एक्सरसाइज है? ये सब है इंडिया और यूएसए की। इंपॉर्टेंट है। तो ऑप्शन ए इज द आंसर। जापान का आपको पता ही है, जापान हमने देखा था कि जहां पर भी गार्जियन शब्द आ जाए वहां पर जापान और इंडिया है। वीर गार्जियन, धर्म गार्जियन, शिनयू मैत्री भी जापान वाला ही, हल्का सा नाम थोड़ा जापानीज सा लग रहा है शिनयू, तो वो भी जापानीज ही है। दूसरा आपको यूएसए की पता लग गई है सारी की सारी। युद्ध अभ्यास हो गया, टाइगर ट्रायम्फ, कोप इंडिया, सी ड्रैगन जो थी मल्टीलेटरल, ये तो बायलेटरल ना बाकी सारी। मालाबार क्वाड वाली जिसमें इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान और यूएसए शामिल है। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे थोड़ा सा। नेक्स्ट बात करेंगे, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग इंडियाज फर्स्ट क्लोन्ड फीमेल काफ। देखिए क्लोनिंग बेसिकली होती क्या है, हम मान लेते हैं ये है मेल, ये है फीमेल। मेल का जो स्पर्म है और फीमेल का जो ओवम है, या आप उसको एग भी बोल सकते हैं, इनको हमने क्या किया, हमने इनको फर्टिलाइज किया, हमने इनको किया फर्टिलाइज हम इनको वो भी कर सकते हैं, नेचुरल मेथड से भी कर सकते हैं और आर्टिफिशियली भी कर सकते हैं। दैट डिपेंड्स कि हम करना क्या चाहते हैं। फर्टिलाइज हम लोगों ने किया, हम बात कर लेते हैं आर्टिफिशियल मेथड से। इससे क्या हुआ, ये दोनों मिले, इससे बनता है सबसे पहले जायगोट। जायगोट एक ऐसी सेल है जिससे हमारी पूरी बॉडी की फिर आगे सेल्स बनती हैं, चाहे वो लंग्स हो जाए, चाहे किडनी हो जाए, चाहे लिवर हो जाए, वो सब जो सेल्स हैं वो आपकी जायगोट से ही बनती हैं। फिर अल्टीमेटली क्या होगा, आपने जायगोट को ना, इस पूरी सेल को, जब ये बना पूरा जायगोट, आपने उसको डिवाइड कर दिया, इसको आपने 4 भागों में डिवाइड कर दिया। अब सेल जो है अपने आप को और मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो बेसिकली आपके जो हैं ये 4 एम्ब्रियोज बन गए, या फिर 4 जायगोट भी आप बोल सकते हो इन्हें।
4 जाइगोट बन गए, इन चारों को आपने जो और 4 फीमेल्स हैं उनके एम्ब्रियोज में रख दिया, उनके यूट्रस में रख दिया, और अल्टीमेटली जो अब बेबी पैदा होगा वो कैसा होगा, चारों के चारों सेम होंगे, चाहे मदर और फादर, मतलब चाहे मदर कोई भी और हो, आपने जिनके एम्ब्रियो में रखा है वो कैसे और भी दिखते हो, लेकिन जो बेबी पैदा होगा वो अल्टीमेटली कैसा दिखेगा, जैसे ये चारों के चारों हैं। तो इसको हम कहते हैं क्लोनिंग, सेम टू सेम। हम ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि हमें पता होता है कि ये जो फीमेल है ये अच्छी ब्रीड की फीमेल है, चाहे इसमें हम लोग गाय की बात कर लें, भैंस की बात कर लें, या एनी मतलब एक्सेट्रा। तो हम चाहते हैं कि यही जो ब्रीड है वो आगे और कंटिन्यू करे। अगर हम कैटल्स की बात करें तो वी नीड बेटर मिल्क प्रोडक्शन, तो इसीलिए थोड़ा सा हम लोग कोशिश करते हैं कि क्लोनिंग हो जाए। आर्टिफिशियली भी हम कर सकते हैं, और मतलब ये जाइगोट जो आर्टिफिशियली भी बना सकते हैं, या फिर हम इसको और मेथड से भी कर सकते हैं। तो ये मेथड जो है इसको हम कहते हैं क्लोनिंग। अब इसके बारे में ऑप्शन क्या है? पहली बात तो जो इंडिया ने पहली अपनी फीमेल काफ बनाई है जो क्लोन्ड है, उसका नाम है गंगा, ये है इंपॉर्टेंट। सेकेंड, इट इज द प्रोजेक्ट ऑफ NDRI, नेशनल डेयरी इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। ये कहाँ पर है? करनाल वाले एरिया में है, और जितने भी प्रोजेक्ट्स ऐसे होते हैं ना सारे करनाल में ही मतलब किए जाते हैं। तो ऑप्शन 1 इज करेक्ट। सेकेंड, इट इज अ क्लोन ऑफ देसी ब्रीड गिर। ये जो गिर है, महिवाल है, ये जो सारी ब्रीड्स हैं कैटल्स की, ये बहुत फेमस है, फेमस फॉर मिल्क प्रोडक्शन। हम लोग इनको एक्सपोर्ट भी करते हैं ब्राजील और साउथ अमेरिका अदर वाले एरियाज में। तो बहुत ज़्यादा अमाउंट में जो है ये मिल्क प्रोडक्शन के लिए इंपॉर्टेंट है, और इनकी ही हम बार बार क्लोनिंग करना चाहते हैं ताकि इंडिया में जो फूड सिक्योरिटी है, जो मिल्क सिक्योरिटी है, दैट शुड बी मेंटेन्ड। तो दोनों ही बातें इसमें आपकी सही हैं। पूछा क्या आप लोगों से करेक्ट? तो ऑप्शन सी, बोथ 1 and 2 इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। और वो महिवाल नहीं है, सॉरी, वो सहीवाल है। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग CPTPP, कॉम्प्रिहेंसिव एंड प्रोग्रेसिव अग्रीमेंट फॉर ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप। ट्रांस पैसिफिक का देखो मतलब क्या है कि ये है आपका पूरा पैसिफिक ओशन। यहाँ आपका ये रशिया, चाइना, जापान, फिलीपाइंस, इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, ये वाले एरियाज। यहाँ पर आपका नॉर्थ अमेरिका, यहाँ पर आपका साउथ अमेरिका, यही है। इन सारी कंट्रीज में अगर मुझे एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन करना है कि आपके प्रोडक्ट को, जापान के प्रोडक्ट को हर किसी कंट्री में एंट्री करने से पहले कोई भी टैक्स ना देना पड़े, तो कितना ज़्यादा आप और कंट्रीज में माल अपना बेच सकते हैं। तो ये जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है वो साइन किया गया था बाय वेरियस कंट्रीज। स्टार्टिंग में देयर वर 12 कंट्रीज, लेकिन न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि USA ने बहुत ज़्यादा देर पहले छोड़ दिया था इसे। लेकिन अब UK जो है, इट हैज़ बिकम द लेटेस्ट कंट्री टू ज्वाइन दिस काइंड ऑफ एन अग्रीमेंट। भले ही ये पैसिफिक ओशन से टच नहीं करता है, बट फिर भी इट हैज़ बिकम द पार्ट। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1, इट इज़ अ फ्री ट्रेड अग्रीमेंट अमंग 12 नेशंस। पहले भी 12 थे, USA गए 11 हो गए, UK ऐड हुआ फिर 12 हो गए। तो 12 नेशंस का ये समूह है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, जिसमें टैरिफ बैरियर जो हैं वो कम से कम हैं बिटवीन नेशंस। सेकेंड, USA इज द लेटेस्ट कंट्री टू ज्वाइन दिस अग्रीमेंट। नहीं, इसके जाने से तो पूरा का पूरा ये इशू क्रिएट हुआ। USA गया, फिर वो 11 घंटे सोचा कि हम क्या करें अब। तो पहले तो था ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप, पहले था ये TPP, लेकिन जब USA चला गया तब उसका नाम रख दिया गया CPTPP। अब UK आ गया तो भी उसका नाम यही है, नाम चेंज नहीं कर रहे बार बार। ठीक है, तो ऑप्शन दोनों ही सही है। आंसर क्या होगा आपका? नहीं, सेकंड गलत है, सॉरी। ऑप्शन होगा A, सोल्यूशन रहेगा A। ये कंट्रीज हैं आपको पता होने चाहिए। ऑस्ट्रेलिया वाला एरिया, ऑस्ट्रेलिया है तो न्यूजीलैंड भी होगा। ब्रुनई एरिया, कनाडा, चिले, जापान, मलेशिया, मेक्सिको, पेरू, सिंगापुर और वियतनाम, ये 12 कंट्रीज हैं। आपने आज के इस पूरे वीडियो में एक तो CPTPP को ध्यान रखना है और एक नेटो को ध्यान रखना है कि अगर क्वेश्चन आ जाता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज आर द पार्ट ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन, तो पता हो कि कौन सी है कौन सी नहीं है। वो कैसे याद होगा? वो याद होगा बाय निमोनिक या फिर बाय रिविजन। और कोई तरीका नहीं इसको याद करने का, या तो इसको निमोनिक बना लो कोई। जैसे हमने याद किया हो कि कैस्पियन सी को टच करने वाली कितनी कंट्रीज हैं? 5 है, उनको हम तारीख कहते हैं, TARIK। T से तुर्कमेनिस्तान, I से ईरान, R से रशिया, U से उज्बेकिस्तान, K से कजाकिस्तान। ऐसे याद करते हैं उन्हें। तो ऐसे ही आप नेटो को और CPTPP को भी याद कर सकते हैं, इंपॉर्टेंट है।
चलिए नेक्स्ट बात करेंगे, Atukal Pongal festival is celebrated in which of the following states? Hope you enjoyed this session. To watch the full video, enroll now by calling on the number given below or visiting our website www.chetanbharat.com or downloading our learning app Chetan Bharat Learning.